हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। सो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लैट 2026 का कंप्लीट डिटेल्ड सिलेबस। क्लैट यानी कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट इंडिया का सिंगल एंट्रेंस एग्जाम है NLU एडमिशंस के लिए। The test can assist students in enrolling in courses such as BA LLB, BBA LLB or any of the other accessible combinations. So जो स्टूडेंट्स जो कैंडिडेट्स क्लैट क्रैक करेंगे और इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करेंगे फिर वो अलग अलग कोर्सेज में एनरोल कर सकते हैं। कैसे कोर्सेज? जैसे कि BA LLB, BBA LLB या फिर कोई भी दूसरी एक्सेसिबल कॉम्बिनेशन। Candidates who desire to qualify for CLAT 2026 must be familiar with the CLAT 2026 syllabus. So जो students और जो candidates CLAT 2026 को क्वालिफाई करना चाहते हैं, उसे क्रैक करना चाहते हैं, सबसे पहले उन्हें उसका सिलेबस भी तो पता होना चाहिए। They must be aware and familiar with the CLAT 2026 syllabus if they want to qualify it. So इस पूरी वीडियो में हम उसी सिलेबस को, उस कंप्लीट सिलेबस को डिटेल में समझेंगे। तो अगर टोटल NLUs की बात करें तो इंडिया में 26 यानी 26 नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज़ हैं। ये सबसे ज़्यादा मोस्ट वेल नोन लीगल इंस्टीट्यूशंस हैं इंडिया में। अगर हम बात करें सबसे ज़्यादा प्रेस्टिजियस NLUs की तो उनमें से है नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी जो कि बैंगलोर में है, देन नेशनल एकेडमी ऑफ लीगल स्टडीज़ एंड रिसर्च जो कि हैदराबाद में है, एंड नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी दिल्ली यानी NLU दिल्ली जो कि अपना खुद का एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट कराता है नोन एज ELIT। Before directly jumping into the CLAT syllabus, we have a general overview of the exam pattern. पहले हम एग्जाम पैटर्न को समझ लेते हैं। मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ कि जो पेपर है CLAT का दैट इज़ ऑब्जेक्टिव बेस्ड, और जो बॉडी इसे कंडक्ट कराती है दैट इज़ दी कंसोर्टियम ऑफ नेशन। अगर फॉर्मेट की बात करें तो इसमें क्वेश्चंस MCQ के स्टाइल में होते हैं। देयर आर MCQ स्टाइल क्वेश्चंस। टोटल देयर आर 120 MCQs। अगर मार्किंग स्कीम की बात करें तो अगर आपका आंसर सही है सो यू विल बी अवॉर्डेड विथ +1 मार्क एंड 0.25 मार्क्स विल बी डिडक्टेड फॉर ईच रॉन्ग आंसर दैट यू गिव। तो अगर आपका आंसर सही है तो आपको +1 मार्क मिलेंगे, और अगर आपका कोई भी आंसर गलत है तो आपके 0.25 मार्क डिडक्ट हो जाएंगे। अगर बात करें टेस्ट सेक्शंस की सो देयर आर 5 सेक्शंस। वी हैव इंग्लिश लैंग्वेज, current affairs including GK, we have legal reasoning, logical reasoning is there and quantitative techniques are also there. Detail समझते हैं इंग्लिश सिलेबस का। So in the English language portion of the CLAT 2026 syllabus, you will be given passages of around 450 words each. These passages will be drawn from contemporary or historically relevant fiction and non-fiction literature and will be of quality that a 12th standard pupil might read in roughly 5 to 7 minutes. तो इंग्लिश लैंग्वेज में अगर CLAT 2026 सिलेबस की बात करें तो जो उसका इंग्लिश लैंग्वेज का पोर्शन होगा उसमें आपको पैसेजेस दिए जाएंगे जो कि लगभग 450 वर्ड्स के होंगे, यानी हर एक पैसेज, हर एक पैरा, जो हर एक पैसेज होगा वो 450 वर्ड्स का होगा। अब ये जो पैसेजेस होंगे ये कंटेम्प्रेरी या फिर हिस्टोरिकली रेलेवेंट फिक्शन और नॉन फिक्शन लिटरेचर से लिए जाएंगे। अगर इसके लेवल की बात करें तो ये ऐसे होंगे कि कोई एक 12th स्टैंडर्ड प्यूपल इन्हें रफली 5 से 7 मिनट के बीच में पढ़ सकता है। Each paragraph will be followed by a series of questions that will demand you to demonstrate your comprehension and linguistic skills including your abilities too. So हर एक पैराग्राफ में ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो कि आपको ये डिमांड करेंगे कि जिससे आपकी बेसिकली जो आप अपनी कॉम्प्रिहेंशन, लिंग्विस्टिक स्किल्स और एबिलिटीज़ को डेमोन्स्ट्रेट करोगे वो ये डिमांड करेंगे। अब टेक्निक्स के बारे में समझते हैं जो कि आपको इंग्लिश लैंग्वेज में बहुत हेल्प करेंगे। So you have to read and grasp the paragraph's core message as well as any arguments or opinions present in the passage. तो आपको रीड करना है और ये समझने की कोशिश करना है कि जो पैराग्राफ का कोर मैसेज है यानी मेन बात जो पैराग्राफ में है वो क्या है, ठीक है। और उसके साथ ही साथ कोई भी अगर आर्ग्यूमेंट है या फिर कोई भी टाइप का ओपिनियन है उस पैसेज में तो वो भी समझना है।
बेस्ड ऑन दी रीडिंग ड्रॉ डिडक्शंस एंड कंक्लूजन्स। फिर पैसेजेस को पढ़ के आपको डिडक्शंस और कंक्लूजन्स भी बनाने हैं। समराइज द पैसेज एंड कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट द वेरियस आर्ग्यूमेंट्स और पर्सपेक्टिव्स प्रेजेंट इन द पैसेज। तो पैसेज में अलग अलग आर्ग्यूमेंट्स होंगे, अलग अलग पर्सपेक्टिव्स होंगे, तो आपको उन्हें समझना है एंड कंपेयर करना है। Recognize the meaning of certain words and phrases in the context of the passage। पैसेज में कुछ ऐसे वर्ड्स होंगे और ऐसे फ्रेजेस होंगे जिनका मतलब समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसे रिकॉग्नाइज भी आपको करना है। Then comes your current affairs including general knowledge। तो जीके और करंट अफेयर्स तो हमें पता ही है कि इट्स ऑल अबाउट न्यूज़, सब न्यूज़ के बारे में है। तो आपका जो क्लैट का पेपर होता है वो दिसंबर में होता है, तो उस हिसाब से आपको पिछले एक साल की जितनी भी न्यूज़ है उसे रिवाइज करना है और अकस्टम करना है। सो इन दिस सेक्शन यू विल बी गिवन पैसेजेस ऑफ अप टू 450 वर्ड्स ईच। The excerpts will be drawn from the news articles, journalistic sources and other non-fiction works as well। तो इस सेक्शन में आपको पैसेजेस दिए जाएंगे जिसमें हर एक पैसेज 450 यानी 450 वर्ड्स का होगा। अब ये जो पैसेजेस होंगे ये न्यूज़ आर्टिकल्स, जर्नलिस्टिक सोर्सेज या फिर अदर नॉन फिक्शन वर्क से लिए जा सकते हैं। द क्वेश्चंस मे इनकॉर्पोरेट एन इवैल्यूएशन ऑफ लीगल मटेरियल और नॉलेज addressed in or connected to the passage, but no more legal knowledge beyond the passage is required। तो अगर क्वेश्चन की बात करें तो वो इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं कि वैल्यूएशन को लीगल मटेरियल की या फिर नॉलेज की जो कि एक पर्टिकुलर पैसेज में दिया गया होगा, बट इसके अलावा मतलब पैसेजेस की बियॉन्ड और उसके अलावा कोई और लीगल नॉलेज की रिक्वायरमेंट नहीं है। Each paragraph will be followed by a series of questions that will demand you to demonstrate your understanding of current events and general information such as, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। तो हर एक पैराग्राफ के बाद कुछ ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो कि आपसे ये डिमांड करेंगे या फिर जब आप उन्हें सॉल्व करोगे तो आपकी ये चीज़ पता चलेगी कि हाउ यू कैन डेमॉन्स्ट्रेट एंड हाउ यू अंडरस्टैंड द करंट इवेंट्स और जनरल इंफॉर्मेशन के भी बारे में आपकी जितनी भी एबिलिटीज़ हैं वो पता चलेंगी। अगर मेजर डोमेन्स और कैटेगरी की बात करें कि कहाँ से न्यूज़ पूछी जा सकती है तो पॉलिटिक्स, ज्योग्राफी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जनरल साइंस, इन सब से पूछा जा सकता है। बुक्स एंड ऑथर्स भी वो पूछ सकते हैं कि कौन कौन सी फेमस बुक्स हैं, वो किसने लिखी, कौन उसका ऑथर था एंड मोर इन डिटेल। देन इंडस्ट्रीज़ और एग्रीकल्चर के बारे में पूछ सकते हैं। अगर हम डिटेल में टॉपिक के बारे में बात करें तो एंशिएंट, मिडीवल, मॉडर्न और वर्ल्ड हिस्ट्री पूछा जा सकता है। इकोनॉमिक से बहुत कुछ आ सकता है। इकोनॉमिक में बेसिकली इंडियन इकोनॉमी का एक आउटलाइन एंड 5 ईयर प्लान के बारे में, इंडिया के नेशनल इनकम के बारे में, इंडियन टैक्स स्ट्रक्चर के बारे में, बेसिकली ये सब पूछा जा सकता है इकोनॉमिक्स में। इन्वायरमेंट और इकोलॉजी के बारे में पूछा जा सकता है जिसमें इकोलॉजी बहुत इम्पॉर्टेंट है। एंड देन नेशनल और इंटरनेशनल बर्निंग टॉपिक्स के बारे में पूछा जा सकता है। एनवायरनमेंट के बारे में पूछा जा सकता है। मेजर इंडस्ट्रीज़ इन इंडिया, इंडिया में कौन कौन सी मेजर इंडस्ट्रीज़ हैं और उनके बारे में लाइक मोर इन डिटेल। एंड अवार्ड्स एंड अचीवमेंट्स, तो इन सब के बारे में भी पूछा जा सकता है। इसके साथ ही साथ कंटेम्प्रेरी इवेंट्स के बारे में पूछा जा सकता है फ्रॉम रेलेवेंस ऑफ इंडिया एंड द वर्ल्ड एज वेल। तो मेनली जो रिसेंट इवेंट्स हुए हैं उनके बारे में, आर्ट एंड कल्चर के बारे में पूछ सकते हैं। इंटरनेशनल अफेयर्स एज वी डिस्कस्ड, हिस्टोरिकल इवेंट्स ऑफ इंड्यूरिंग सिग्निफिकेंस, अगर कुछ भी उसमें बहुत इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस है किसी भी पर्सपेक्टिव से तो उसके बारे में भी आपको पढ़ना है क्योंकि वो भी पूछा जा सकता है। लेट्स टॉक अबाउट लीगल रीजनिंग नाउ। So the syllabus for legal reasoning includes the following topics। सबसे पहले है torts। So tort एक सिविल रॉन्ग होता है, ये क्राइम नहीं होता। इसमें एक व्यक्ति जब कुछ गलत एक्शन करता है या इनएक्शन करता है जिससे किसी दूसरे व्यक्ति को या फिर उसकी लैंड, उसकी प्रॉपर्टी को हार्म पहुंचता है जो कि लीगल लाइबिलिटी को लीड करता है। सो दिस इज नोन एज टॉर्ट। अगर बात करें कॉन्ट्रैक्ट की, सो कॉन्ट्रैक्ट एक लीगली बाइंडिंग एग्रीमेंट होता है दो या दो से ज़्यादा पार्टीज के बीच में जो कि ऑब्लिगेशंस, ड्यूटीज़ को स्पेसिफाई करता है जो हर एक पार्टी को फुलफिल करना ज़रूरी है। ये एक एग्रीमेंट होता है जो कि लॉ के द्वारा एनफोर्स किया जा सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई भी पार्टी कॉन्ट्रैक्ट में अपना पार्ट अपहोल्ड करने में फेल हो जाती है तो दूसरी पार्टी लीगल रिकोर्स सीक कर सकते हैं।
अगर बात करें क्रिमिनल लॉ की, सो क्रिमिनल लॉ ऐसे एक्शंस के साथ डील करता है जो कि पब्लिक सेफ्टी और वेलफेयर के लिए हार्मफुल हैं और फिर उन्हीं एक्शंस के लिए पनिशमेंट भी प्रिस्क्राइब करता है। ये एक ब्रांच ऑफ लॉ है जो कि क्राइम्स के साथ डील करता है और सोसाइटी को ऐसे बिहेवियर से प्रोटेक्ट करता है जो किसी इंडिविजुअल या कम्युनिटी को अफेक्ट करे। अनलाइक सिविल लॉ जो कि सिर्फ किसी दो पार्टीज के बीच के डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने में फोकस करता है, वहीं क्रिमिनल लॉ पनिशमेंट्स में फोकस और एम्फसाइज करता है। देन वी हैव कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। सो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ ऐसे लॉ की बॉडी है जो कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करता है और वो सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड भी है। कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ ये भी डिफाइन करता है कि कैसे एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइज्ड है, उसके क्या क्या पावर हैं और उसके सिटीजन्स के साथ उसकी कैसे रिलेशनशिप है। इसके बाद है इंटरनेशनल लॉ जो कि एक सेट है बाइंडिंग रूल्स का, एग्रीमेंट्स का और ट्रीटीज का। और तो और ये अलग अलग कंट्रीज और नेशंस के बीच के रिलेशनशिप्स को गवर्न भी करता है। इसका एम है शांति और सिक्योरिटी बनाए रखना और तो और ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट भी करना। देन कम्स द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ जो कि एक लीगल फ्रेमवर्क है और ये प्रोटेक्ट करता है इंटैंजिबल प्रॉपर्टी के ओनर और क्रिएटर के राइट्स को, जैसे कि इन्वेंशंस, लिटरेरी और आर्टिस्टिक वर्क्स, डिजाइंस एंड सिंबल्स एज वेल। उसके बाद है फैमिली लॉ। सो इंडिया में फैमिली लॉ एक ब्रांच ऑफ लॉ है जो कि फैमिलियल रिलेशनशिप्स जैसे लीगल मैटर्स के साथ डील करता है। एंड लास्टली वी हैव जनरल लीगल प्रिंसिपल्स जो कि फंडामेंटल रूल्स हैं और डॉक्ट्राइन्स हैं जो कि वाइडली रिकॉग्नाइज किए जाते हैं एंड ग्लोबली लीगल सिस्टम में अप्लाई भी किए जाते हैं। सो द फर्स्ट 4 टॉपिक्स यानी कि टॉर्ट्स, कॉन्ट्रैक्ट्स, क्रिमिनल लॉ और कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ आर वेरी इंपॉर्टेंट। वैसे तो ये 8 टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, बट द लास्ट 4 टॉपिक्स यानी कि इंटरनेशनल लॉ, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ, फैमिली लॉ और जनरल लीगल प्रिंसिपल्स ये मिसलेनियस लॉज के अंडर आते हैं। नेक्स्ट वी हैव लीगल रीजनिंग। सो लीगल रीजनिंग में अब क्या क्या है, किस टाइप के क्वेश्चंस हैं, हम ये डिस्कस करेंगे। सो लीगल रीजनिंग इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शंस इन द क्लैट सिलेबस. This section will assess the candidate's interest in the study of law, research aptitude and problem solving abilities. So legal reasoning का जो section है ये सबसे ज़्यादा important topics में से एक है from the perspectives of CLAT. CLAT के syllabus के according legal reasoning एक बहुत important section है and ये जो section है ये check करेगा या फिर ये assess करेगा कि candidate का क्या interest है law में, research aptitude में और प्रॉब्लम सॉल्विंग में क्या इंटरेस्ट है एंड क्या क्या एबिलिटीज हैं. सो दिस इज व्हाट ऑल इट इज. The questions would be based on text that pertain to events or scenarios involving legal issues. The 450-word passage would contain certain rules and principles that should be identified and accordingly applied to the question. अगर questions की बात करें so वो text बेस्ड क्वेश्चंस होंगे जो कि ये पर्टेन करेंगे और इस टॉपिक पे होंगे कि जो रीसेंट इवेंट्स हैं और सिनेरियोज हैं जिनमें लीगल इश्यूज हैं उनके बारे में बेसिकली होंगे. और जो हम पैसेज की बात कर रहे थे 450 वर्ड्स के पैसेज की, वो कंटेन करेगा कुछ ऐसे रूल्स को और प्रिंसिपल्स को जो कि आइडेंटिफाइड होंगे एंड देन दे विल बी अकॉर्डिंगली अप्लाइड टू द क्वेश्चंस. यू हैव टू आइडेंटिफाई फ्रॉम द पैसेज की क्या चीज़ है एंड देन यू हैव टू अप्लाई दैट टू द क्वेश्चन एंड दिस इज हाउ यू हैव टू गेट योर आंसर. देन कम्स योर लॉजिकल रीजनिंग वाला सेक्शन. सो इस सेक्शन में, इस पार्ट में आपका जो क्रिटिकल थिंकिंग की पावर है और क्रिटिकल थिंकिंग की एबिलिटी है वो होना बहुत इंपॉर्टेंट है. द लॉजिकल रीजनिंग सेक्शंस गोल इज टू असेस द कैंडिडेट्स क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स टू फाइंड पैटर्न्स एंड लॉजिकल रिलेशनशिप्स एज वेल एज टू करेक्ट एररनेस आर्ग्यूमेंट्स. सो लॉजिकल रीजनिंग के सेक्शन का जो गोल है वो ये चेक करना या फिर ये असेस करना है कि कैंडिडेट की क्रिटिकल थिंकिंग पावर क्या है और कितना क्रिटिकल वो सोच सकता है, या क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स को चेक करना है कि इतनी अच्छी थिंकिंग होनी चाहिए सो दैट द कैंडिडेट कुड फाइंड पैटर्न्स और लॉजिकल रिलेशनशिप्स एज वेल. एंड इतनी ज़्यादा क्रिटिकल थिंकिंग होनी चाहिए एंड इतनी अच्छी थिंकिंग होनी चाहिए कि अगर कोई आर्ग्यूमेंट है उसमें अगर कोई एररनेस आर्ग्यूमेंट का मतलब ये हुआ
कोई ऐसा आर्ग्यूमेंट जिसमें कुछ गलत है, कोई एरर है, या फिर को वो नॉट नहीं करेक्ट, मतलब करेक्ट नहीं है, दैट इज़ नॉट करेक्ट, सो उसे चेक करना। तो इतनी ज़्यादा थिंकिंग पावर होनी चाहिए, इतनी थिंकिंग कैपेसिटी होनी चाहिए। क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चंस आर बेस्ड ऑन अ 300 वर्ड टेक्स्ट। अब लॉजिकल रीजनिंग में किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो वो बेसिकली अजम्पशंस बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जहाँ पे आपको अजम्पशंस को फाइंड आउट करना होगा, आर्ग्यूमेंट्स को स्ट्रेंथनिंग और वीकनिंग करना होगा, उनको स्ट्रेंथ देना होगा और उन्हें वीक भी करना हो सकता है, ये भी आ सकता है, ठीक है। इंटरफेरेंसेस को आइडेंटिफाई करना, ये भी आ सकता है। मेन आइडिया और सेंट्रल थीम क्या है, ये भी पूछा जा सकता है। पैराडॉक्स को रिजॉल्व करना और आर्ग्यूमेंट में फ्लॉज फाइंड आउट करना, क्या गलत है या आर्ग्यूमेंट सही है या नहीं, क्या क्या एरर है, क्या क्या मिस्टेक्स है आर्ग्यूमेंट में। स्टेटमेंट एंड कोर्स ऑफ एक्शन, कॉज इफेक्ट स्टेटमेंट्स एंड पैरेलल लीजिंग एंड एनालॉजी बेस्ड क्वेश्चंस कुड बी ऑल्सो आस्क्ड। एंड देन लास्ट बट नॉट द लीस्ट, क्वांटिटेटिव टेक्निक्स के सब्जेक्ट। सो इस पर्टिकुलर सेक्शन में आपका मैथ्स आता है, एप्लीकेशन बेस्ड मैथ्स आता है, जो कि क्लास 10th के लेवल तक होता है। सो द क्लैट quantitative technique or math component of the CLAT syllabus will consist of a sequence of questions followed by a brief collection of facts or propositions, graphs or other textual, visual or diagrammatic representations of numerical information. बेसिकली जो क्लैट क्वांटिटेटिव टेक्निक है या फिर मैथ्स कंपोनेंट है क्लैट सिलेबस का, इसमें ऐसे सीक्वेंस ऑफ क्वेश्चंस होंगे जो कि एक ब्रीफ कलेक्शन फैक्ट्स के या फिर प्रपोजिशन, ग्राफ या किसी अदर कोई भी टेक्सचुअल या विजुअल या फिर डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन के रिलेटेड होंगे। The questions will be in the form of data interpretation, which requires applicants to deduce information from the supplied paragraph and respond accordingly. सो जो इसमें क्वेश्चंस होंगे वो डेटा इंटरप्रिटेशन के फॉर्म में होंगे, जो कि एप्लीकेंट्स रिक्वायर करेगा टू डिड्यूस इंफॉर्मेशन from the supplied paragraph and to respond accordingly. Out of all CLAT subjects, quantitative techniques are one of the hardest. अब हमने जितने भी CLAT के सब्जेक्ट्स अभी हमने डिस्कस किए पूरी वीडियो में, उसमें से जो क्वांटिटेटिव टेक्निक्स है वो सबसे ज़्यादा हार्डेस्ट है। Also some of the important topics that you should focus on include, so उसमें और भी topics है such as number system, percentage and ratio, algebra, mensuration, data interpretation, probability, average, speed, time and distance, ratio and proportion and set theory. So ये कुछ और topics थे जिस पे आपको focus करना बहुत important है, because इससे भी बहुत सारे related questions होते हैं in many other forms. I repeat, number system, percentage and ratio, algebra, mensuration, data interpretation, probability, average, speed, time and distance, ratio and proportion के बारे में and set theories as well. सो यही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे जिसके अराउंड आपका क्लैट में क्यूटी यानी कि क्वांटिटेटिव टेक्निक्स का सिलेबस रिवॉल्व करता है। इसी के अराउंड यही सारी टॉपिक्स है जो आपको पढ़ने हैं, तो आपको आपकी प्रिपरेशन में इन टॉपिक्स को कवर करना बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रॉम द पर्सपेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटेटिव टेक्निक्स फ्रॉम क्लैट। सो आई होप कि आपको पूरी वीडियो अच्छे से समझ आई होगी कि क्लैट में 5 सेक्शंस होते हैं, पांचों सेक्शंस में क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, कैसे क्या पढ़ना है, कौन से टॉपिक्स का क्या क्या डिटेल में ओवरव्यू लेना है, कौन से टॉपिक्स को लाइक कैसे पढ़ना है, तो वो आपको अच्छे से समझ आ गया होगा क्योंकि हमने पूरी वीडियो में डिस्कस किया एंड कवर किया। आई होप कोई डाउट नहीं होना चाहिए, बट स्टिल इफ़ यू हैव एनी काइंड ऑफ डाउट यू आर फ्री टू ड्रॉप डाउन योर डाउट इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो। आप कमेंट में अपना डाउट लिख सकते हो। सो आई विश यू ऑल वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। सो आपको जी जान लगा के ऐसे ही प्रिपेयर करना है, डेली इन टॉपिक्स को पढ़ना है एंड देन रिवाइज भी करना है। मिलेंगे ऐसे ही किसी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।